इंटरव्यू भी देखा जिसमें कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। आपको बता दें कल फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा चुनाव के मुद्दे को लेकर मैदान में उतर रही है और साथ ही परिवारवाद को भी विकास के लिए एक बड़ा रोड़ा बताया। उन्होंने कई हमले समाजवादी पार्टी पर किए, उन्होंने कई हमले कांग्रेस पर किए और साथ ही मुख्यमंत्री योगी की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। आज उनके विजन को कॉपी कर रही हैं दूसरी पार्टियां। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इस पर हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। संभल की जनता भी हमारे साथ है। मैं चाहूंगी कैमरामैन एक बार दिखाएं, ये जनता हमारे साथ है, इनके सवालों का जवाब हम लेंगे और साथ ही बात होगी आज हिजाब की भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिर हिजाब की एंट्री क्यों हो गई और किस तरह इसके इर्द गिर्द अब सियासी जाल बुना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी और यहाँ के मुद्दे भी हम उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूपी में चुनाव, हिजाब पर बवाल। दुनिया में कहीं अगर सर्वधर्म संभाव है और धार्मिक स्वतंत्रता है तो भारत में है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर उन्माद नहीं फैलाने दिया जाएगा। फिरका परस्त लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए और जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए। कर्नाटक का विवाद, यूपी में क्यों संग्राम? स्कूलों में हिजाब, स्कूलों में अन्य प्रकार की चीजें, ये उचित नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। स्कूल में हिजाब, कट्टरपंथ का नकाब। 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, डिग्निटी क्या होना चाहिए, ये उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की अपना प्रोरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं, वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ये सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखा है आपने, जब दिल्ली का चुनाव था तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का आपने देखा, वहां विवाद शुरू करा दिया, मारपीट का किया, अब वहां कर्नाटक पहुंच गए हैं। तो ये हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत पैदा करके। हिजाब है हिजाब, सियासत का नकाब। 21 साल की उम्र बढ़ानी ताकि वो पढ़ सकें, लिख सकें, काम कर सकें, तो इससे लोगों को चिढ़ लगती है। तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी उठाई जाए जिससे कि उनका जो एक मिजाज बदला है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है। आज चुनाव एक्सप्रेस संभल से लाइव। तो घटना कर्नाटक में घटी जहां पर एक लड़की हिजाब और बुर्का पहनकर अपने स्कूल गई और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ और एक नई बहस पूरे देश में छिड़ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उसकी एंट्री हो गई। उस पर ओवैसी ने भी कहा है कि हमारे मामलों में आपका क्या काम, हम जो चाहे पहने। उस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि लड़कियों का अधिकार है कि वो बिकनी पहन के जाना चाहे, वो जींस पहन के जाना चाहे। पहनावा एक महिला, एक लड़की का अधिकार होती है। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल का अनुशासन कहां है। और सबसे बड़ी बात यह कि कल उत्तर प्रदेश में जो है पहले फेज की वोटिंग है, तो क्या ये कोई नया सियासी प्रयोग है? स्कूल में, पाठशालाओं के अंदर जहां पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वहां पर ऐसे धार्मिक प्रयोगों का आखिर क्या काम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम चर्चा की करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है और उसके बाद परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। लेकिन सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गोपाल शर्मा जी हैं, असगर अली अंसारी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अकील उर रहमान साहब आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में है, तौकीर अहमद कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हसनैन शकील जी बसपा से हमारे साथ हैं। ठीक है,
जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के हमारे बीच में, और पहला सवाल आप ही के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा होगा उनका पूरा इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि परिवारवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीधे तौर पर सपा की तरफ इशारा किया और कहा कि आज लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? कई और महापुरुषों का उन्होंने जिक्र किया, उनका परिवार नजर आता है क्या? मुझे एक चिट्ठी लिखी थी किसी ने और बताया था कि एक जमाने में 45 लोग समाजवादी पार्टी के पार्टियों में अलग अलग पोस्ट पर थे, और कुछ तो ऐसे थे कि जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी और वो भी चुनाव लड़ने को तैयार थे। नहीं, मोदी जी ने जो कहा है परिवारवाद वाला मामला लेकर के, ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मोदी जी के कोई परिवार तो है नहीं, ना मोदी जी को औलाद है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस चुनाव में एक भी टिकट नहीं देने का काम किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, इनके परिवार तो है नहीं। अब परिवार वो तो ये कहते हैं ना, हमारे लिए समाज परिवार है, राज्य परिवार है, देश परिवार है, हम अपने घर में कुछ नहीं रखते, हम देश के लिए नहीं। जब राजनीति कर रहे हैं, समाज तो परिवार होगा ही, लेकिन अपना भी परिवार होता है कि नहीं होता है, कोई बताइए। अरे समाज तो परिवार होगा ही, हम लोग राजनीति करते हैं, समाज परिवार तो है ही। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर अपने ही परिवार को प्रेफरेंस देना ये गलत है। उनका कहना है कि प्रतिभाओं का हनन होता है, प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता। एक ही परिवार के अंदर सब कुछ घूमेगा क्या? नहीं, हमारे परिवार में हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भी इस चुनाव में कोई टिकट नहीं दिया है, समझ गए। और ना कभी परिवारवाद करते हैं। जब परिवार है, अब मेरा परिवार है, तो क्या मेरा परिवार कहीं हाथ नहीं बटाएगा उसमें? मैं राजनीति करता हूं, अगर मैं किसी काम में लगाऊं तो अपने भाई को मैं भेज सकता हूं कहीं भी। ये कोई बात नहीं है, ये तो बेवजह आरोप। आप कह रहे हैं कि हाथ बटाना गलत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर सियासी पद की हो रही थी। आरएलडी का रुख करते हैं। 2 लड़कों की जोड़ी का आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया और कहा कि हमने पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी देखी है। हमने वो जोड़ी भी देखी है जब 2 लड़के थे और साथ में बुआ जी भी आई थी, और उस वक्त जनता ने उनको हिसाब दिया था। तो इस बार भी ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है उसको जनता हिसाब देगी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि सारा फोकस इस जोड़ी पर ही है, उनका दोनों पर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले जो अपेक्षा थी वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका कारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 1988 में 2 सांसद होते थे, आज कैसे हो गए? जब मेहनत करेंगे। आज 1977 जैसी गांव में लहर देखने को मिल रही है। आज फसल बचाओ और नस्ल बचाओ का नारा पूरा देश और प्रदेश जरा, ताकि अपनी नस्ल को हम संभाल के रख सकें और अपनी फसल को संभाल के रख सकें। आज किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है, आज ऐसे जो केंद्र में मंत्री बने हैं लोग, उनका लड़का चार्जशीट फ्रेम हो गई, और ये किसानों के कैसे हमदर्द हैं, आज तक भी कोई उनके खिलाफ कर। उसके लिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम छोटे किसानों का दर्द समझते हैं, उसके लिए हमने ऐलान किए हैं, काम किया है। और लखीमपुर मामले पर भी उन्होंने बात की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी चाहती थी, राज्य सरकार ने सहयोग किया, जो जज चाहती थी वो भी हमने दिया, उसकी निगरानी में जांच चल रही है। नहीं, बिल्कुल मैं आभारी हूं, उन्होंने कहा, लेकिन अमल में आनी चाहिए। अमल अभी तक उन हत्याओं का, जो हत्यारे हैं जिन पर चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होना मामूली बात नहीं है, मात्र एफआईआर नहीं हुई है, चार्ज फ्रेम हो गया माननीय मंत्री जी के बेटे पर, और अभी तक कोई कार्रवाई कैसे होगी? जबकि एक केंद्र का मंत्री है, उसके बेटे को बचाने के लिए तो पुलिस सारे काम करेगी। सबसे पहला काम था कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। अगर किसानों से जरा भी हित था, आज अगर ये प्रदेश का चुनाव ना होता, अगर आज ये उत्तर प्रदेश में चुनाव ना होता, तो किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता कि शायद वो अपना एक भी कदम वापस लेते। सिर्फ ये सियासी कदम है, अभी मन में वो भावनाएं नहीं है जिस भावनाओं की देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, किसानों को। आप भावनाओं से जोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पर भी प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि भारत जो विविधताओं का देश है, उन विविधताओं को आपने वोट बैंक बनाने के लिए उनको आपस में लड़वाया। आप जातिगत राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर बढ़ावा देते हैं और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि धर्म के नाम पर राजनीति किसने की है। अगर धर्म के नाम पे किसी ने बांटा है तो केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी को नहीं बांटा। कांग्रेस ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दिया। कांग्रेस ने हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया। कांग्रेस ने आप पर आरोप लगते आए हैं कि आपने मुसलमानों के वोट हमेशा ये कह के लिए हैं कि देखो बीजेपी आ जाएगी वरना वोट हमें दे दो। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने 5-5 मुख्यमंत्री मुस्लिम दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई बीजेपी बताइए उसने किसी यहाँ संभल में भी या किसी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान को विधायक का टिकट दिया हो? कांग्रेस ने 5-5 मुख्यमंत्री दिए हैं
और बीजेपी ने एक भी एमएलए का टिकट भी मुस्लिम को नहीं दिया है। तो बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कांग्रेस तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस के अंदर अच्छा ये बताइए, सपा ने भी तो कभी सपा बनाएगी मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को, उसने भी तो उस पर कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। आप भाजपा को घेर रहे हैं तो मैंने कहा लगे हाथों में सपा के लिए भी सवाल पूछूं। क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। नहीं, कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया ना, इसलिए भी मैंने जिक्र कर दिया। कांग्रेस पार्टी का जो सामना है वो भारतीय जनता पार्टी से है, क्षेत्रीय पार्टी से नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का उसी राज्य में आप चौथे नंबर पर थे पिछली बार। भाजपा के प्रवक्ता का रुख करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया, बेटियां आज सुरक्षित हैं और जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वो बाकी पार्टियां कॉपी कर रही हैं। यही आरोप तो सपा लगाती है कि हमने जो किया साहब आप उसी चीज को तो आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो मैं इनकी तमाम बातों का जवाब पूरे सम्मान के साथ इनको देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री दो लड़कों की जोड़ी को देख के विचलित हैं, परिवारवाद को देख के विचलित हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा ये असगर भाई तो बड़ी गलती से आ गए। एक पूर्व मंत्री जी उधर खड़े हैं और दूसरे इधर खड़े होते तो ये भी परिवारों का ही गठबंधन होता। चलिए, परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नकली समाजवाद कहकर आज संबोधित किया है और इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। बसपा का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ नेता है। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है इस पूरे क्षेत्र में? इस रण में, उत्तर प्रदेश के रण में बसपा कहाँ खड़ी है? आप कह तो रहे हैं कि जी हमारी सरकार आ रही है, सबसे देर से आप प्रचार में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और संभल विधानसभा के जितने भी जनता है वो आज जवाब दे रही है और जिस तरीके से मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा जवाब दे रहे हैं और हम यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस दिन से बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां निकालने के लिए निकली हुई हैं, आपके सामने पूरी सिचुएशन, और इस संभल विधानसभा को इस बार हम फतेह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं और 2017 में आपको बता दूं संभल में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 भाजपा के पास हैं और 2 समाजवादी पार्टी के पास है और बसपा के भी अपने ही दावे हैं। तो इससे पहले हम अगले विषय पर जाएं जो कि यूपी की सियासत में हिजाब की एंट्री है। उससे पहले यदि कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं आप सवाल ले लेती हूँ। जी, इधर लेकर चलिए। क्या नाम है आपका? सईद अख्तर इसराइली। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है परिवारवाद और हमारा परिवार जो है समाज है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, दवाइयाँ नहीं दिला पाए, अंतिम संस्कार की लकड़ी नहीं दिला पाए और लाशें गंगा में बह रही थी, तो उनका परिवार समाज कहाँ चला गया था? उन्होंने क्या करा? जब ठीक है, ये सवाल जाएगा। कोरोना काल का यहाँ पर जिक्र हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा सवाल समाजवादी वाले लोगों से है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये जिला अध्यक्ष साहब अभी बनाए गए हैं और इन्होंने अभी आरएलडी ज्वाइन की है। उन मंत्री जी को बुलाइए जिन्होंने 30 साल से संभल को बेहाल कर रखा है, वो आकर जवाब दें। वो किसी डिबेट में क्यों नहीं आते? कौन है? नवाब इकबाल महमूद साहब, वो किसी डिबेट में क्यों नहीं आते? उन्होंने संभल को बेहाल करके रख दिया, ना कोई यूनिवर्सिटी दी है, रोडवेज अड्डे किराए पर है और संभल के अंदर मेडिकल व्यवस्था इतनी खराब करके रखी है कि वहाँ पर एक्सरे की मशीनें और सीटी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मेरा सवाल असगर अली अंसारी साहब से है। मेरा सवाल बिल्कुल वही है कि 30 साल से समाजवादी के विधायक संभल में हैं। जिस समय माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय संभल को जिला बनाया गया बहन मायावती जी ने। उसके बाद केंद्र कैबिनेट में मंत्री रहे, मुख्यालय संभल से जो भैजोई चला गया। आपकी सरकार ने, विधायक जी ने जब तक 30 साल से संभल में रहे क्या काम किया है? रोडवेज का बस स्टैंड आज तक किराए। भाई, जनता ने तो घेर लिया आपको। 2 सवाल आए हैं, सवाल सुने होंगे आपने दोनों के। ये जो कह रहे हैं, अभी कहा इन बीएसपी के लोगों ने कि 30 साल संभल बेहाल। अब जवाब दीजिए, जवाब। माइक आपके सामने, सुनिए, माइक आपके सामने, आवाज आप। मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक बार प्रधान नहीं बन पाता है आदमी। 6 बार लोगों ने उनको विधायक बना करके यहाँ से भेजा है, 6 बार। हमारे बसपा के कैंडिडेट जो उनकी मोहतरमा यहाँ चेयरमैन थी, उन्हीं की बदौलत वो चेयरमैन बनी, उन्होंने उनको चेयरमैन बनाने का काम किया। आज वो आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारे भाई कह रहे थे जिला मुख्यालय जो समाजवादी पार्टी थी तो उन्होंने उसको पमासमा बनवाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी उसको बहजोई में ले जाने का काम किया है इन लोगों ने।
वो 5 आरोप का ये प्रत्यारोप है। लेकिन आज विषय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कल 10 फरवरी की तारीख है, 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना हुई। घटना ये कि कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर जो विवाद उठा वो उत्तर प्रदेश में लाया गया। क्यों लाया गया? कहीं ये जिस 80 और 20% की बात हो रही है उसमें 20% ना बसे, 20% बट ना जाए, उसके लिए ये कोई प्रयोग है? सवाल सीधा कांग्रेस के नेता से हम करेंगे। ये बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा कि स्कूल जो है बिकनी पहनकर जाए, जीन्स पहनकर जाए, जो पहनावा पहनकर जाए, ये एक महिला का अधिकार है। तो ये बताइए, स्कूल की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हिजाब का क्या काम? पहले फेज की वोटिंग से पहले इस तरह के मुद्दे को हवा देना, इस तरह का व्यू पॉइंट प्रस्तुत करना, ये किस तरह का सियासी प्रयोग है? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम मोदी जी जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की वेशभूषा पहन के जाते हैं। वो संदेश देते हैं कि वेशभूषा जो है वो आदमी का स्वतंत्रता है, अपनी कि जिस क्षेत्र में भी वो है वो अपनी वेशभूषा को पहन सकता है। तो स्कूल में बिकनी पहनने का सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप? प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं जब प्रदेश? प्रधानमंत्री नहीं, आप प्रियंका गांधी पे बोलिए, आप हिजाब पर बोलिए। मेरी बात, प्रधानमंत्री पर हमने चर्चा कर लिया, प्रियंका गांधी पर बोलिए, हिजाब पर बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रधानमंत्री कौन सा संदेश देना चाहते हैं जब वो जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की वेशभूषा पहन के जाते हैं? वो यही संदेश देते हैं कि स्वतंत्रता है, हम जो भी पहने हमारी स्वतंत्रता है। तो स्कूल में सिलेबस की बुक लेके जानी चाहिए, पढ़ाई लेकर जानी चाहिए, या फिर आप किसी धार्मिक अटायर में? अब आप हिजाब की बात करेंगे, कोई कहेगा हम सैफरन पहन के आएंगे। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, तो फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए या इस तरह का धार्मिक प्रयोग होना चाहिए? हिजाब को आप धर्म से क्यों जोड़ लेंगे? हिजाब तो पर्दा है, भारत की सभ्यता है। भारत में हिंदू पर्दा, घूंघट, इस सब प्रथाओं को हमने खत्म किया है। पर्दा, घूंघट, हिजाब, इस सब प्रथाओं को हमने खत्म किया है। और आप एक बार फिर से 100 सदी पुराना भारत बनाना चाहते हैं। ये भारतीय सभ्यता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ की सभ्यता है। वो कुरीति है, उसको हमने खत्म किया है। आप फिर से 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान में घूमिए, आप दिल्ली में घूमती हैं, आप मुंबई में घूमती हैं, आप हिंदुस्तान के गाँव में घूमिए। हर व्यक्ति अपनी महिला को पर्दे में रखना चाहता है। तो क्या उसी तरह स्कूल भी भेजेगा अपनी लड़की को? स्कूल में जहाँ मुस्लिम संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मदरसे जाना है तो जाए, लेकिन स्कूल के अपने एक नियम कानून होते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आर्टिकल 14 says equality of law and equal protection of the laws within the territory of India. Equality before law and equal protection of the laws within the territory of India. ये आर्टिकल 14। हम लोग संविधान से बंधे हैं। हमारे लिए देश के सब धर्म, सब जात, सब बिरादरी बराबर है। मैं यहाँ स्कूल के दायरे की बात कर रही हूँ। एक बार आपको बता दूं, यहाँ सामाजिक दायरे की बात नहीं हो रही। वो सबकी स्वतंत्रता है, अधिकार है, कोई कुछ भी पहने। लेकिन स्कूल के अंदर मैं चाह रही हूँ आप स्पेसिफिक बोले। हर एक को ये राइट है। आप ही की आवाज। हर एक को ये राइट है कि वो क्या पहनना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या कारोबार चाहता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है। हिजाब सिर्फ इतने चेहरे को कहते हैं। अगर कोई अपनी इच्छा से करे तो कोई आपत्ति नहीं, और अगर ना करे तो कोई आपत्ति। स्कूल यूनिफॉर्म में अगर वो नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती बढ़ावा देना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि कल्चर तो बहुत है, फिर सब लोग अपने कल्चर को लेकर आएंगे। तो स्कूलों में फोकस इस पर होना चाहिए कि पढ़ाई पे होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यूनिफॉर्म ड्रेस, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदू हो या मुस्लिम हो। सर, मैं यही समझा रही हूँ कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, बहुत सी सभ्यताएं आ जाएंगी। आप किस तरह का स्कूल चाहते हैं, ये बताइए। भाजपा का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कौन कैसे माहौल में क्या पहनेगा, ये स्वतंत्रता के अधिकार की ओर जाता है। ये लोग संविधान के रक्षक लोग नहीं हैं, ये लोग संविधान के भक्षक लोग हैं। बड़े सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मंत्री जी से, आप पेशे से अधिवक्ता भी रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास भी किया और मैं सुन भी रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि वकीलों के लिए काला कोट निर्धारित क्यों है, जल्लाद के कपड़े काले क्यों हैं? अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है? और यदि विद्यालयों का अनुशासन है, कहीं एक ड्रेस पहनने की परमिशन वहां के प्रबंध तंत्र ने दी है, तो उस पर हम लोगों को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है, देखिए क्या होता है,
कोई भी अभिभावक यदि अपने बच्चों का स्कूल में जब एडमिशन कराने जाता है तो वो पहले से ही तय कर लेता है कि लड़की है या लड़का है, उसे किस तरह के स्कूल में पढ़ाना है, वो उसको कोएड में पढ़ाना है, उसको ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना है, तो ये सब चीजें पहले से तय हो जाती हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कर्नाटक के उस एपिसोड में कि 2 जनवरी के बाद उस लड़की ने हिजाब और बुर्का पहनना शुरू किया। क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। विद्यालय जिसकी अपनी एक यूनिफॉर्म है, उस डिसिप्लिन को तोड़ करके क्यों वो लड़की उस तरह वहां पहुंची और कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं और यूपी के पॉलिटिक्स में इस मुद्दे की एंट्री करवाई जाती है। समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है, ये बताइए। हिजाब को लेकर के जो अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि अगर कोई हिजाब लगा करके जाता है और उसके अंदर अगर वो ड्रेस पहनता है तो उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म का वायलेशन होगा तो उस पर तो एतराज होगा ही ना। नहीं, स्कूल की ड्रेस भी अंदर हो सकती है, उसमें नहीं, कुछ भी हो सकती हो। आप सब लोग मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। स्कूल आप सब लोग गए होंगे, यूनिफॉर्म आप सबने पहनी होगी। मान लीजिए वीक में एक दिन सफेद यूनिफॉर्म का दिन है और उस दिन आप बाकी दिन के कपड़े पहनकर आते हैं तो लाइन में पीछे खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि आपने नियम को वायलेट किया है, ठीक है। और यदि आपको सफेद यूनिफॉर्म पसंद है तो आप उसी स्कूल में एडमिशन लेंगे जहां पर इस तरह की यूनिफॉर्म हो। लेकिन क्या आप ये बताइए, स्कूल का नियम तोड़कर क्या ये धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना नहीं है? नियम नहीं तोड़ा गया, उसमें नियम से क्या मतलब है? 2 जनवरी के बाद उस लड़की ने बुर्का और हिजाब पहनकर आना शुरू किया, क्या वो पहले से इस्लाम का पालन नहीं कर रही थी? नहीं, अगर उसके बाद यूपी की सियासत में इसकी एंट्री कराई जाती है और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? जो धर्म की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो लोग इस चीज को कर रहे हैं। इस चीज से कोई समाजवादी पार्टी का लेना देना नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं, अगर मान लो वो चली गई तो अंदर ड्रेस पहनी होगी, हो सकता है कि जैसे मान लो उम्र के हिसाब से बड़ा हो जाता है बच्चा तो उस हिसाब से पर्दे में जाना चाहिए। नहीं, आप बार बार इशारा कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा आप उसे काउंटर करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझ पर चूंकि नाम लेकर कहा कि पूर्व मंत्री जी ने जो है वो कानून के डिग्री जानते हैं और वकालत की है। उन्होंने एक जवाब इस तरह दे दिया। और वकील जो है सब ड्रेस कोड होता है उनका, यकीनन वकील का भी ड्रेस कोड होता है, जज का भी ड्रेस कोड होता है, लेकिन उस काले कोट के साथ कैप लगा के भी जा सकते हैं, बिना कैप के भी जा सकते हैं। तो वो किसी मैनुअल का हिस्सा होगा ना, वो किसी गाइडलाइन, किसी नियम का हिस्सा होगा ना कि आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये आपका अधिकार होगा। अगर आपको अपने आप कहना था तो मुझसे नहीं, मैं चाह रही हूँ आप स्पेसिफिक। हम स्पेसिफिक जवाब देना चाहते हैं, उसे तसल्ली से सुनिए। ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म हर स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। यूनिफॉर्म सबका हो, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदू मुस्लिम की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, अगर तो सभ्यता बस एक ही धर्म की है, एक ही धर्म की हिजाब लगाना चाहता है तो वो आजाद लगा ले, अगर नहीं चाहता तो आजाद न लगाए। तो कुल मिलाकर बाकी के 20%, बाकी का 20% उस पर फोकस है। ये उसकी आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है। पब्लिक कुछ कहना चाहती है, क्या कह रहे हैं? मैडम, पहली चीज ये कह रहे थे परिवारवाद वाली बात, इनके विधायक से जाके पूछो, आज तक उनने किसी और कार्यकर्ता को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया। उसने अपने औलाद को बनाया, बस अपनी औलाद का विकास करा। और इनके जिलाध्यक्ष को तो कोई जानता भी नहीं है। इनके जिलाध्यक्ष मनमोहन सिंह है और वो औलाद वाले 960 वोटों पे खड़े हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं संभल की बात करना चाहूंगा, संभल के विकास की बात करना चाहूंगा। 2 आरएलडी और समाजवादी को रिप्रेजेंट करने वाले 2 नेता खड़े हैं। संभल में समाजवादी के 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 5 साल से विधायक है, लेकिन इनकी जो साइकिल चुनाव चिन्ह है, इन्होंने यहाँ पे इतना भी विकास नहीं किया कि ये अपनी साइकिल भी कहीं संभल की सड़क पे चला पाए। और रोडवेज की हालत देखिए आप। ये आप संभल का रोडवेज देखिए क्या हाल है। यहाँ पे पैदल जाना तो छोड़ो, बस तो खड़ी नहीं हो पाएगी, पैदल नहीं जा पाएगी। 30 साल में कुछ जगह साइकिल नहीं जा पाएगी वहाँ पे कोई। संभल जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है, यहाँ 4 विधानसभा सीटें, 2 पर सपा का कब्जा। एक एक करके पीछे एक बार में। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अली। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ है, उस पर सवाल कब पूछेंगे आप? बेरोजगारी कहाँ है, कब पूछेंगे आप सवाल? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, कब पूछेंगे सवाल? रोज पूछ रहे हैं सवाल, रोज सारे कैंडिडेट दे रहे हैं जवाब। आप पूछिए 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी कब बनाएंगे? आप पूछिए देश की जीडीपी कहाँ है? ठीक है, जीडीपी को लेकर सवाल आया है, विकास को लेकर सवाल आया है, स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल आया है।
आपकी बात का जवाब उन्होंने किसान की बात भी हमसे करी। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र सरकार ऐसी है जिसने इस देश के किसान को किसान सम्मान निधि दे करके गौरवान्वित करने का काम किया है। रोजगार की दक्षता के लिए कौशल विकास योजना लेकर के काम किया है। हमने श्रमिकों को पेंशन दे करके उनका सम्मान करने का काम किया है। हमने नौजवानों के हक की आवाज जो इनकी दादागिरी से हमेशा दबती रही थी उसको उठा करके आपका सम्मान बनाने का काम किया। चलिए, आपने एक एक करके अपनी फेहरिस्त बता दी। बसपा के नेता, मैं उनके पास नहीं गई हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले आप पीछे हो जाइए। जितने भी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से संबल यहाँ पर 33 विधानसभा के खड़े हैं, वो सिर्फ और इनका विधायक सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता है। यहाँ पर आप ये सवाल कीजिए जिला अध्यक्ष जी से कि यहाँ पर वो विधायक यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, यहाँ पर काम ना करा और यहाँ पर स्टैंड होने के काबिल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आए। और जिस तरीके से मैंने मेरे वाले साहब ने खिदमत करी, अब के बीएसपी जीतने जा रही है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहे। ठीक है। सवाल आपके लिए था, सुन लिया होगा आपने, या रिपीट करूं? सवाल वो कह रहे हैं कि आपके विधायक अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, बताइए क्या विकास किया? आपने विधायक जी को बुलाया यहाँ पर? नहीं, उनका कहना है कि जनता के बीच में नहीं जाते, क्षेत्र के बीच में नहीं जाते, और उन्होंने रोडवे स्टैंड दिखाया जो पानी से लबालब। जितना जनता के बीच में विधायक बाल महमूद साहब रहते हैं, मैंने इतनी जनता के बीच में रहने वाला कोई नेता नहीं देखा है जितना वो रहते हैं। कैबिनेट मंत्री जब रहे तब वो लखनऊ न जाकर के जनता की खिदमत करने का काम किया, इसलिए जनता ने उनको 6 बार एमएलए बनाया और 7वीं बार एमएलए बनने के लिए वो जा रहे हैं। और इनकी तो जमानत जब्त होने जा रही है। जब 14 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 10 तारीख को जब खुलेंगे तो इन सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। और ये तो चाहे बीजेपी के लोग हों या बसपा के लोग हों या कांग्रेस के हों, तीसरा चौथा 5वें की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये कहना है जमानत जब्त होगी, आरोप सब पे ये लग रहा है। अरे किस बात की आजादी भाई साहब? हिंदुस्तान से ज्यादा आजादी देने वाला कोई देश है क्या? हिंदुस्तान से ज्यादा आजादी देने वाला कोई देश है क्या? बताइए। विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जाते, जनता से मिलते नहीं है, कोई काम नहीं किया। देखिए, वो मेरे साथी ने कहा, मैं बड़े सम्मान से इनकी बात का जवाब दूंगा। यदि विधायक जी क्षेत्र में जाते हैं और अपने घर से निकल करके झांकते हैं जनता के बीच में, तो एक बार किले के चारों तरफ बड़े सम्मान से मैं निवेदन करता हूं चक्कर लगा लें। और यदि प्रधानमंत्री आवास योजना का पत्थर उन्हें अपने ही मोहल्ले में लगा हुआ मिल जाए तो राजनीति करना छोड़ दें। ठीक है, आरएलडी इस क्षेत्र की बात की जाए, संभल की, तो आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आंकड़ा पेश करना चाहेंगे? कहाँ हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पहला चुनाव है कि जिसमें मुद्दों का चुनाव है, पार्टी का चुनाव है। प्रदेश के अंदर जो माहौल है, उस प्रदेश के माहौल को जो गठबंधन बना है राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी का, ये प्रदेश की जनता चाहती है, यही गठबंधन सरकार बना सकता है, स्वच्छ सरकार बना सकता है। तो इस बार ऐसी आंधी है जैसे कभी जनता पार्टी में हुई थी, राष्ट्रीय लोकदल की और समाजवादी पार्टी की। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे काबिल दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने, आप खामोश रहो, दूसरे का जब जवाब दे रहे हैं तो खामोश रहो आप। हमारे काबिल दोस्त ने ये अभी फरमाया कि किसानों का सम्मान इस सरकार में हुआ। मैं बड़ी माफी चाहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सम्मान है कि 750 किसान 13 महीने में शहीद हो गए और आज भी शहीदों के लिए कोई ऐसा बयान नहीं आया, बयान छोड़िए कोई अमल नहीं आया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन मंत्री के ऊपर आरोप था बेटे के ऊपर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये नारा दिया था कि इतना पैसा जो बाहर देशों में पड़ा है, विदेशों में पड़ा है, देश में लाएंगे, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। ठीक है, जनता के भी सवाल ले लेते हैं। शांति पड़ाव में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, क्या कहना? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, 5 साल इनकी सरकार रही, उन्हें संबंध में एक विकास कार्य गिना दीजिए जो उन्होंने कराया हो। मैडम, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पूछना चाहता हूँ, रोडों का जाल जो बिछाया है समाजवादी के टाइम का, भारतीय जनता पार्टी से तो गड्ढे न भरे आज तक। गड्ढे नहीं भरे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं?
पीछे 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 पुलिस को हटाना पड़ेगा आपको। मैम, आपने बीजेपी वालों से सवाल पूछा जिन्होंने किसानों को अपनी गाड़ी से रोंदने का काम किया, वो किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय का इनसे मालूम। ठीक है आप क्या पूछना चाहते हैं? रोडवेज किराए का यहाँ पर, और माननीय मंत्री जी के लड़के खुद दागी हैं जो दूसरों को बदनाम करते हैं। यहाँ से भी संभल से कुछ लोगों का जाना हुआ है, उनकी लूट हुई है, प्लाटों पर कब्जे हुए हैं, 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है कुछ और। लिसन टू मी, संभल को समाजवादी ने बिल्कुल एजुकेशनली आइसोलेट रखा, और जो हमारे माननीय विधायक हैं उन्होंने संभल को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं दीपसराय से बिलोंग करता हूं, सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग इस संभल जिले के अंदर मुस्लिम दीपसराय में रहते हैं। आपको विकास देखना है तो आप मियाँसराय में देखिए, मियाँसराय के लोगों को एजुकेशन से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। ठीक है, ये बड़ा विषय। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है, आपको इनके वोट तो चाहिए लेकिन शिक्षा से महरूम रखा नहीं। जिस इलाके से ये आते हैं, जिस इलाके से दीपासराय से आते हैं, वहाँ पर हमारी पार्टी के सांसद जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए हैं, और जो भी काम हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के हो, चाहे सदीरनपुर में एक इंटर कॉलेज बनवाया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। हमारे मोहम्मदपुर माली के अंदर इंटर कॉलेज बनवाया गया, उसको आज तक चालू नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे ही गांव के अंदर एक पीएचसी बनवाने का समाजवादी पार्टी की सरकार में इकबाल महमूद साहब ने किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा जगह नहीं रही है जहां उनके द्वारा काम नहीं किया गया। ठीक है, आप फेरिस्त तो गिना रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बोल चुके नहीं, आप बोल चुके हैं। हाँ ठीक है, आगे आइए। मैडम, ये पूछना चाहता हूँ मैं कि मोदी जी जो है, इतना किसान मर गया सड़कों पर। जब मोदी जी कहा थे, मोदी जी का परिवार नहीं था किसान। ये किसान जो इतना मरा है सड़कों पर, हमें भी डरा दे, सबको डरा दे। मोदी जी का कुछ युवा हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ, जो चेयरमैन में विकास नहीं करा तो विधायक बनने के बाद में क्या विकास करेंगे संभल का? और जो ये चेयरमैन का जितना पैसा आया, इन्होंने अभी तक कोठी बना के खड़ी कर दी। इन्होंने संभल का हॉस्पिटल का क्या करा इन सब ने? सारे नेताओं ने, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, करा क्या उन्होंने यहाँ के अस्पताल के लिए? इनसे ये पूछिए, गरीब कहाँ जाएगा इलाज के लिए? ठीक है, शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए, स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए कि गरीब इलाज के लिए कहाँ जाएगा। कुछ इलाकों में इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इधर सवाल नहीं हुआ है। कोई पूछना चाहता है? हाँ बताइए। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन रेलवे स्टेशन संभल का वहीं का वहीं है। किसी ने लाइन नहीं बनवाई। 78 साल में रेलवे आगे टच से मस नहीं हुई, किसी ने विस्तारीकरण नहीं करा आज तक। सारे नेता ऐसे ही हैं, मैं हर एक का बहिष्कार करता हूँ। जी, यहाँ तो गुस्सा सबके प्रति है, भाजपा के प्रति, सपा के प्रति। आप तो इनके साथी है। ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस बीएसपी का दावा है कि हमें आ रहे हैं, हमें सरकार। हमारी बात एक बात मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, जो बड़ा अद्भुत नजारा है। कोई भी बात अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी उठाते हैं तो समाज में बहुजन समाज पार्टी के लोग उस पर ताली बजाते हैं, बकअप करते हैं, और अगर इधर से होती है तो ये बकअप करते हैं। ये मिली भगत लग रही है मुझे। ये क्या है? भाजपा पे और बसपा के दोनों लोग मिले हैं, दोनों ताली बजाते हैं एक दूसरे की बात पे। ये क्या है? तो ये थोड़ी समझदारी। चलिए मैं पूछ लेती हूँ, क्या भाई साहब गठबंधन है क्या यहाँ पर? मतलब मिला जुला के लड़ रहे हैं क्या आप लोग, बसपा और भाजपा? बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको जवाब दूंगा। हमारा तालमेल और कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन आप उत्तर प्रदेश में लेके आए, मैं बड़ी विनम्रता से फिर कहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री जी को पुनः लाके खड़ा कर देते तो गठबंधन और परिवारवाद दिख जाता। और आप तो खुद हाथी पे सवार थे। प्यास लगी, पानी पीने नल पे आ गए हैं। चलिए, यहाँ तो शेर और शायरी अंदाज में जो है एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। क्योंकि शो को क्लोज करना है, मैं चाहूंगी कि 10-10 सेकंड में आप अपने क्लोजिंग रिमार्क रखिए। पहले आप। नहीं मैडम, ये जो है अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले और बीएसपी वाले जो अपना आपस में तालमेल करके जो ताली बजा रहे हैं, क्योंकि कई बार ये सरकार भी बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तालमेल तो सपा और कांग्रेस में भी दिख रही है ना। अखिलेश यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा कांग्रेस ने। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो नहीं उतारा उन्होंने, ये उनका मामला है, लेकिन गठबंधन इनका है। अब सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, इसलिए ठीक है
बहुत कुछ सियासत में बैकडोर से होता है। हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि गठबंधन इन लोगों ने की है नई शुरुआत, शायद उनको जानकारी नहीं है। गठबंधन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, 17 पार्टियों का गठबंधन। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज में रहे, बहुजन समाज पार्टी में यकीनन मैं 28 साल रहा हूं, मंत्री रहा, विधायक रहा, पत्नी चेयरमैन रही बहुजन समाज से इसी जगह। लेकिन आज किस कारण मैं यहाँ आया, इसको संजीदगी से शायद मेरे साथी नहीं सोच रहा है। वहां पर जो पोजीशन है वो इन्हें भी मालूम है, कोई बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में इस बार फाइट से बाहर है। ठीक है, चलिए आपने सभी मेहमानों की बातें सुनी, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन कल यानी 10 फरवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब जनता क्या मूड बनाकर बैठी है उस पर मुहर लगाएगी। किसको चुनती है ये जनता का विशेषाधिकार है, लेकिन सभी ने अपने अपने पत्ते चल दिए हैं, सभी ने अपने अपने वायदे कर दिए हैं। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में संभल से बस इतना ही।